नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज जागलान एक बार फिर आपके साथ लाइव हूँ और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है चक्रवात। तो जल्दी से आप लाइव जुड़िए। अभी हम शुरू करने वाले हैं चक्रवात। सबसे पहला साइक्लोन चक्रवात होता क्या है? हेलो हेलो। चक्रवात, हम बात करेंगे चक्रवात की। तो चक्रवात जो है, साइक्लोन जो है, साइक्लोन शब्द यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा के कौन से शब्द से बना है? साइक्लोज से बना है। साइक्लोज से बना है, जिसका अर्थ है सांप की कुंडली। सांप की कुंडली, जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है, जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है, ऐसे हवा ऊपर की तरफ चलेगी तो उसका नाम होगा साइक्लोन। एक बात। दूसरी बात, ये साइक्लोन शब्द सर्वप्रथम दिया किसने? शब्द आप बताओ पहले, किसने दिया सर्वप्रथम? हियरी पिंडिंगटन ने दिया। हियरी पिंडिंगटन। ये दो अलग अलग नाम, मतलब अलग अलग शब्दों में लिख सकते हो आप। हियरी पिंडिंगटन, पिंडिंगटन ये नाम था। इन्होंने पहली बार आपके लिए चक्रवात शब्द का प्रयोग किया। ओके। हाँ भाई नीरू, नमस्ते, वेलकम। आज आपने पहली बार मैसेज किया है, इसके लिए आपका स्वागत है। ओके, ये विद्वान थे जिन्होंने पहली बार चक्रवात शब्द का प्रयोग किया। अब ये दो बातें तो आपको याद करनी है कि चक्रवात साइक्लोन का अर्थ क्या है, सांप की कुंडली, और ये शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? हियरी पिंडिंगटन ने दिया। अब आप सुनिए चक्रवात होता क्या है। तो चक्रवात होता है निम्न वायुदाब का केंद्र, मतलब एलपी, लो प्रेशर एरिया होता है, और जिसके चारों ओर उच्च वायुदाब की समदाब रेखाएं होती हैं। चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, जो चारों ओर से उच्च वायुदाब की समदाब रेखाओं से घिरा होता है। यानी कि हम बात करें तो आपको पता रहना चाहिए कि जैसे यहां वायुदाब है 990 मिली बार, या 992, 994, 996, 998 और 1000 मिली बार, ये आपका क्या होगा? HPI प्रेशर, और अंदर क्या हो गया? लो प्रेशर। अब ये चक्रवात बन जाएगा। चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, जो चारों ओर से उच्च वायुदाब की समदाब रेखाओं से घिरा होता है। और पवन कहां से कहां चलेगी? परिधि से केंद्र की ओर चली गई, परिधि से केंद्र की ओर चल गई। अब आपको यह पता होना चाहिए गोलार्ध कौन सा है। मान लो ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में पवन किधर मुड़ती है? दाईं ओर। तो अभी भी दाईं ओर ही मुड़ेगी। उत्तरी गोलार्ध में पवन दाईं ओर मुड़ेगी तो दाईं ओर ही मुड़ेगी। और अब देखिए आप, इसको दाईं ओर मोड़ो, ये इधर जा रही, इसका दायां ऊपर हो गया, तो ये आपकी पवन मुड़ेगी ऐसे। अब इस चक्रवात में पवन ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, बाहर से परिधि से केंद्र की ओर चलेंगी, और एक केंद्र के चारों ओर पवने ऊपर उठेंगी, बीच में ऊपर उठेंगी, तभी निम्न वायुदाब होगा, और चारों ओर से हवा परिधि से केंद्र की ओर आएंगी। आपके यहां कैसी चली? तो चक्रवात में पवन चलने का तरीका अलग बताया जाता है, और यहां आपकी चली एंटी क्लॉकवाइज।
आप इसको इतना ही याद रखें, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन एंटी क्लॉकवाइज चलती। ये आपकी घड़ी के विपरीत चल रही कि नहीं चल रही है? बिल्कुल चल रही है। हमने मोड़ी अभी भी किधर है? दाईं ओर, राइट हैंड साइड, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध है। और एक ऐसा ही चित्र हम और बनाएंगे। ये आपका दक्षिणी गोलार्ध का चित्र है। बीच में क्या होगा? लो प्रेशर। हाई प्रेशर होते ही तो प्रति चक्रवात बन जाएगा। बाहर की ओर क्या होगा? HP, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। और आप देख लो, यहां मान लो वायुदाब है 980 मिलीबार, 982, 984, 986, 988 और 990, 992 मिलीबार। ये आपका लो प्रेशर हाई प्रेशर हो गया। पवन कहां से कहां चलेगी? यहां से यहां, परिधि से केंद्र की ओर। अब की बार गोलार्ध कौन सा है? दक्षिणी। पवन किधर मुड़ेगी? बाईं ओर। देखो, ये पवन इधर जा रही है, इधर जा रही तो बायां ऊपर हो गया, तो ये ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी। ये किधर मुड़ेगी? ये इधर जा रही तो बायां नीचे हो गया, तो ये नीचे की ओर मुड़ेगी। कई बच्चों को ऐसे भी लग जाता है कि सर ये नीचे वाली तो बाईं ओर मुड़ेगी, ऊपर वाली दाईं ओर। नहीं बेटा, ऐसे नहीं हो सकता। ये चक्रवात एक ही गोलार्ध में बना है। अभी आपको बताता हूं, ये आपकी पृथ्वी है। एक चक्रवात जो इधर बना, एक चक्रवात जो इधर बना और एक चक्रवात बना इधर, इधर। तो इस वाले में तो आपकी पवन चल रही है ऐसे, ऐसे। ये तो कैसे चल रही है? क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में तो। और इसमें चल रही है ऐसे, ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। अब बच्चा क्या सोच लेता है, इसी बोर्ड पे इतना ही बड़ा तो हम चक्रवात बनाते हैं और इतनी बड़ी पृथ्वी बनाते हैं, तो उसके दिमाग में आ जाता है कि सर चक्रवात ऐसे बन जाता है। नहीं बेटा, ऐसे चक्रवात बन ही नहीं सकता। आधा उत्तरी गोलार्ध में, आधा दक्षिणी गोलार्ध में। विषुवत रेखा पे चक्रवात बनेगा ही नहीं, क्योंकि वहां कोरियालिस बल शून्य है। तो ऐसा नहीं होता, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। चक्रवात या तो उत्तरी गोलार्ध में बनेगा या दक्षिणी गोलार्ध में बनेगा। और जो उत्तरी गोलार्ध में बनेगा उसमें पवनें एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। और इसमें कैसे चल रही है? तो आपकी इसमें चल रही है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे चल रही है? क्लॉकवाइज। सेकंड ग्रेड जीके में भी कई बार यहां से सवाल आया हुआ है। आपके सेकंड ग्रेड एसएसटी में भी सवाल आ जाता है इतना सही। और फर्स्ट ग्रेड में भी पिछली बार यही सवाल आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यही क्वेश्चन आया हुआ है। और उसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी। जब भी चक्रवात शब्द आए, पवने परिधि से केंद्र की ओर चलती है, एक बात। दूसरी बात, केंद्र में क्या होता है? LP, लो प्रेशर। प्रति चक्रवात में केंद्र में क्या होगा? हाई प्रेशर। पवन कहां से चलेंगी? केंद्र से परिधि। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मैं तो कभी ये सलाह देता नहीं हूं कि आप रट लो। आप चला के देख लो ना, जो भी चित्र बनाया उसको उत्तरी गोलार्ध लिख लो, फिर दाईं और बाईं ओर मोड़ के देख लो। और पवन का ये हमेशा नियम रहेगा, चाहे चक्रवात हो, चाहे प्रति चक्रवात हो, चाहे स्थायी पवन हो, चाहे मानसून पवन हो, चाहे जल समीर स्थल समीर हो, सब की सब पवन आपके किधर मुड़ेंगी? उत्तरी गोलार्ध में राइट हैंड साइड और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड साइड। स्थानीय पवनों पे कोरियालिस बल का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, तो वो मुड़ती नहीं है। बाकी सब मुड़ेंगी और सब उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ेंगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर लेनी है। अब हम चक्रवात की परिभाषा बताएं तो चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, चारों ओर से उच्च वायुदाब की समदाब रेखाओं से घिरा होता है,
पवने परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं, केंद्र में पवन ऊपर उठती हैं और वो ऊपर जाके वर्षा करती हैं, इसलिए चक्रवातों को वायुमंडलीय विक्षोभ कहते हैं, वायुमंडलीय डिस्टरबेंस कहते हैं, एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस भी इनका नाम होता है। और जो केंद्र में पवन ऊपर उठती हैं वो वर्षा करती हैं, उस वर्षा का नाम होता है चक्रवातीय वर्षा। इतनी बात एक बार समझ में आई क्या? बताओ, मैं थोड़ा हट लेता हूं, आप बताओ। सबसे मेन टेक्निकल बात सबसे पहले यही है, हाँ। अब हम चलेंगे अगली बात पे। ये वाली बात समझ में आ गई? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ओके। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जो चारों ओर से उच्च वायुदाब की समदाब रेखाओं से घिरे होते हैं। अगली बात, चक्रवात में पवन परिधि से केंद्र की ओर चलती है, परिधि से केंद्र की ओर। चक्रवात में परिधि से केंद्र की ओर चलेंगे, की ओर चलती हैं। चक्रवात के केंद्र में पवन ऊपर उठती है तथा वर्षा करती हैं। ये सामान्य शब्द है, बाकी आपको पता चलेगा कि शीतोष्ण चक्रवात में तो अलग अलग भागों में अलग अलग होता है। वास्तव में चक्रवात के केंद्र में पवन ऊपर उठती हैं तथा वर्षा करती हैं, जिसे चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। ये आपकी बात है जिसका नाम होता है चक्रवातीय वर्षा। अगली बात, चक्रवात को वायुमंडलीय विक्षोभ भी कहते हैं। वायुमंडलीय विक्षोभ का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस, विक्षोभ भी कहते हैं। बिल्कुल ये डिस्टरबेंस तो लाते ही हैं। अगली बात, जब चक्रवातों की शक्ति अत्यधिक हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है कहने का मतलब यह है कि इसमें पवन तेज गति से चले हो जाती है और वे गेल शक्ति वाले हो जाते हैं। गेल शक्ति मापने का एक इकाई है। गेल शक्ति वाले हो जाते हैं तो उन्हें चक्रवातीय क्या कहते हैं? झंझावत, थंडरस्टॉर्म। कल भी मैंने आपको कहा था कि आप बताओ झंझावत क्या होता है, आपने नहीं बताया। झंझावत या तूफान कहते हैं, ठीक है जी। अगली बात, वैसे चक्रवात की गति किसमें मापते हैं?
चक्रवात की गति मापते हैं। चक्रवात की गति मापने के लिए एक आपका टी मापक होता है, टी मापक। बस चक्रवात की गति मापने के लिए उसको नाम दिया गया, और क्या है, टी मापक से मापते हैं, टी मापक से मापते हैं। और अब हम बात करेंगे कौन से गोलार्ध में पवन किधर चलेंगी। तो आपके सामने थी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन कैसे चलती हैं भाई, एंटी क्लॉकवाइज। आप यही वर्ड याद कर लो। हिंदी में इसके बहुत सारे नाम हो जाते हैं, फिर वो कम भी समझ में आते हैं, दामार्थ, वामार्थ, ऐसे शब्द उपयोग हो जाते हैं जो कम समझ में आते हैं। हाँ भाई, इसी टाइम होती है, 4 से 6 का टाइम होता है हमारा, हर रोज क्लास का टाइम 4 से 6 होता है। और यदि आप सब बच्चों को कोई 4 से 6 में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलेंगी, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवन क्लॉकवाइज चलती हैं, क्लॉकवाइज चलती हैं। ये आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इधर वाले पोर्शन में यही है। सामान्य चक्रवात से जब आसान क्वेश्चन आता है तो एक तो ये वाली इंपॉर्टेंट है, और एक आपकी ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ये वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ये दोनों बातें भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये जब बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो ही आपसे ये बातें पूछी जाएंगी कि जब चक्रवात की शक्ति गेल शक्ति में कन्वर्ट हो जाती तो उसे झंझावात या तूफान कहते हैं। और चक्रवात की गति किसमें मापते हैं, टी मापक में। ठीक है जी, अब आप बताइए सामान्य चक्रवातों के आकार कैसे होते हैं। कोई भी चक्रवात होता है उसका सबसे सामान्य आकार होता है गोलाकार, सबसे सामान्य तो गोलाकार ही होता है। फिर कभी कभी अंडाकार भी हो जाता है। अंडाकार जो केंद्र है निम्न वायुदाब वाला, उस पर निर्भर करता है। कभी कभी ये वी आकार जैसा भी हो जाता है। वी आकार जैसा शीतोष्ण चक्रवात का ज्यादा होता है। वी आकार जैसा आकार शीतोष्ण चक्रवात का ज्यादा होता है, उष्ण चक्रवात में कम होता है ये। और बताओ। हाँ, जलवायु व मौसम के निर्धारण में चक्रवात की मुख्य भूमिका होती है, मुख्य भूमिका होती है। एक सेकंड में, अगली बात पे चले। जलवायु और मौसम के निर्धारण में चक्रवात की मुख्य भूमिका होती है। आप किसी भी क्षेत्र के जलवायु और मौसम को देखना चाहोगे तो वहां चक्रवात का अध्ययन करना पड़ेगा आपको। ओके,
चक्रवात के प्रकार, चक्रवात के प्रकार, चक्रवात कितने प्रकार का होता है बताओ? चक्रवात के प्रकार, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं भी? दो, दो प्रकार के होते हैं। चलो जल्दी से बताओ अब चक्रवात के प्रकार कौन कौन से हैं? बताओ भी, कमेंट करो। शाबाश। नंबर एक आ गया आपका उष्ण चक्रवात। उष्ण चक्रवात जिसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल बोलेंगे, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। और दूसरा आपका क्या होता है भी? हमारे एनसीईआरटी में इसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी कह देते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंध से बाहर का चक्रवात। लेकिन सामान्य भाषा में हम इसको शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं, शीतोष्ण चक्रवात, टेम्परेट, टेम्परेट साइक्लोन। चलो आप अपना कमेंट बताते चला करो। टेम्परेट साइक्लोन, ये दो होते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। हम पिछले 2-3 दिन से लगातार वायुराशि वातागर पढ़ रहे हैं जिनका संबंध शीतोष्ण चक्रवात से। तो पहले हम पढ़ेंगे शीतोष्ण चक्रवात। ओके, हम शुरू करेंगे शीतोष्ण चक्रवात को। शीतोष्ण चक्रवात, सबसे पहला सवाल बनता है कि चक्रवात बनते कहां हैं? तो उष्ण कटिबंध से दूर, और जिनको एनसीईआरटी में लिखा है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, हिंदी में कहा गया बहिरुष्ण चक्रवात। बहिरुष्ण, बही मतलब बाहर, उष्ण के बाहर बनने वाले चक्रवात बहिरुष्ण चक्रवात कहलाते हैं। ये सामान्यतः 35 से 65 डिग्री के बीच बनते हैं। मतलब आप यदि पृथ्वी पे चक्रवातों के बनने की जगह देखो तो 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, यहां कोई साइक्लोन नहीं बनता है, कोई साइक्लोन नहीं बनता। ये आप कमेंट करके बताओ कि विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच में कोई चक्रवात क्यों नहीं बनता। फिर आपके सामान्य अवस्था में 30 डिग्री तक चक्रवात बनते हैं और 30 से 35 डिग्री के बीच फिर कोई चक्रवात नहीं बनता। 30 से 35 डिग्री के बीच फिर कोई चक्रवात नहीं बनता। यहां पे भी कोई चक्रवात नहीं बनता। क्यों? तो यहां की मैं बता देता हूं आपको। क्योंकि विषुवत रेखा से जो पवनें ऊपर उठती हैं वो 30 से 35 के बीच नीचे उतरती हैं, और जहां पवन नीचे उतरेंगी वहां क्या होगा? HP, आई प्रेशर, और चक्रवात क्या होता है? LP। तो यहां तो चक्रवात इसलिए नहीं बनेंगे, विषुवत रेखा पे इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि विषुवत रेखा पे कोरियालिस बल, कोरियालिस बल क्या होता है? शून्य। कोरियालिस बल क्या होता है? शून्य होता है।
कोरियालिस बल शून्य होता है विषुवत रेखा पे तो, और 30 से 35 के बीच पवन नीचे उतरती तो ऊंच वायुदाब होता है, तो दोनों जगह चक्रवात नहीं बनेंगे। अब जो चक्रवात यहां बनेगा और जो चक्रवात यहां बनेगा उसका नाम तो होगा उष्ण चक्रवात। क्या नाम होगा? उष्ण। इसका नाम होगा उष्ण चक्रवात। और 35 से ऊपर जो बनेगा उसका नाम होगा शीतोष्ण चक्रवात। शीतोष्ण चक्रवात। बात समझ में आई? उष्ण चक्रवात कहां से कहां बनेंगे? 5 से 30 के बीच। और शीतोष्ण चक्रवात सामान्यतः बनते हैं 35 से लेके और 65 डिग्री के बीच। 35 से 65 डिग्री के बीच बनते हैं, 65 से ऊपर नहीं बनते, क्योंकि 65 से ऊपर जो होता है वो ध्रुवीय पवन आक्रामक होती है, तो वो वातागर को पीछे धकेल लाती है। तो चक्रवात जो है वो 65 में बनेगा तो भी आएगा 60-40 की तरफ, ये वाली बात होती है। ओके, हाँ। अब हम शुरू करेंगे शीतोष्ण चक्रवात को। पहले मैं आपकी एक एक विशेषता बताऊंगा, इसकी छोटी छोटी बातें जो पहले आपको बताऊंगा, फिर आप जैसे इसको पढ़ते जाओगे वो आपको क्लियर होती जाएंगी। ओके, ये चक्रवात उष्ण कटिबंध से दूर मध्य एवं उच्च अक्षांशों, देखो मैंने क्या लिखा है यहां, मध्य एवं उच्च अक्षांशों, मध्य एवं उच्च अक्षांशों में बनते हैं। अतः इन्हें क्या कहते हैं? बहिरूषण। बहिरूषण इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिकल से बाहर बनने वाले, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। ये एनसीईआरटी में नाम लिखा है, तब मैं लिख रहा हूं ये, क्योंकि एनसीईआरटी वाला आने की संभावना ज्यादा रहती है नाम। हाँ, अतः इन्हें बहिरूपण या शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं, सही बात है भाई। ये मध्य अक्षांशों में मौसम परिवर्तन करते हैं, मौसम परिवर्तन करते हैं, मध्य अक्षांशों में मौसम परिवर्तन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनकी विशेषताएं। विशेषताओं का मतलब है कि जितनी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा उनको एज ए कंक्लूजन पहले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली बात, ये चक्रवात 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच बनते हैं। ठीक है जी। सबसे पहला आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था वो आ गया कि 35 से 65 डिग्री के बीच बनते हैं। मैंने उत्तर दक्षिण कुछ नहीं लगाया, तो ऊपर भी बनेंगे और नीचे भी बनेंगे। ओके, बनेंगे किससे? ये तो कल से हम लगातार एक बात पढ़ रहे हैं, ये आपकी आएगी ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन, और ये आपकी आएगी पछुआ पवन। और जैसे दोनों टकराएंगी आपकी ध्रुवीय पवन जो है वो, अरे गलत बता दी भाई, ध्रुवीय पवन कैसे उठेगी? ध्रुवीय तो ठंडी होती है। जैसे टकराएंगी आपकी ये वाली पवन ऊपर उठेगी पछुआ, और ध्रुवीय जो है वो नीचे उतरेंगी, और इनसे यहां क्या बनेगा? वातागर। और उस वातागर का नाम क्या होगा? ध्रुवीय वातागर। इसी ध्रुवीय वातागर से चक्रवात बनते हैं। इसी ध्रुवीय वातागर के लिए हमने कल और परसों 2 टॉपिक पढ़े, वातागर और वायु राशि।
इन चक्रवातों की उत्पत्ति ध्रुवीय ठंडी पवन तथा पछुआ गर्म पवनों के टकराने से बनने वाले ध्रुवीय वातागर से होती है। ध्रुवीय वातागर से होती है। किससे होती है? ध्रुवीय वातागर से। अतः वातागर को शीतोष्ण चक्रवात का पालना कहते हैं। आप इस बात को नोट करें, यदि ये वातागर नहीं बनता तो 60 डिग्री के पास तापमान 27 डिग्री से ऊपर होता ही नहीं, और जब तक तापमान 27 से ऊपर नहीं होगा पवन ऊपर नहीं उठेंगे, पवन ऊपर नहीं उठेंगी तो चक्रवात बन ही नहीं सकता। इसलिए शीतोष्ण चक्रवात केवल और केवल इस वातागर से बनता है। कोई भी वातागर, लेकिन मेनली ये ध्रुवीय वातागर से बनता है, जो 60 से 65 के बीच पछुआ और ध्रुवीय पवनों के टकराने से बनता है। इसलिए इस वातागर को शीतोष्ण चक्रवात का पालना कहते हैं। पालना यानी वो छोटा बच्चा जिसमें झूल के बड़ा होता है, वो वाले पालने की बात है। ओके, हाँ। अब आपको अपना दिमाग साथ साथ चलाते हुए मेरे को बातें बतानी। चलो बताओ, शीतोष्ण चक्रवात जो हैं वो गर्मी में बनेंगे या सर्दी में बनेंगे? बताओ, महाद्वीप पे बनेंगे या महासागर पे बनेंगे? जैसे उष्ण चक्रवात केवल ग्रीष्म काल में बनेगा और केवल महासागर पे बनेगा। शीतोष्ण चक्रवात की क्या स्थिति रहेगी बताओ? तो आप बताओ भाई, ये चक्रवात तो बनता ही केवल किस बात से है कि इधर से पछुआ पवन और उधर से ध्रुवीय पवन दोनों टकराई, गर्म वाली मान लो ऊपर चली गई, ये गर्म वाली वायु तो ऊपर चली गई और ठंडे वाली नीचे आ गई, और इन दोनों के बीच में वातागर बन गया और आपका चक्रवात बन गया, इसीलिए बनता है। तो बताओ, ये मान लो पछुआ पवन है, ये कैसी पवन है? स्थाई है। ये कौन सी पवन है? ध्रुवीय पवन भी कैसी है? स्थाई। तो बताओ, ये गर्मी में चलेंगी कि सर्दी में चलेंगी? ये तो साहब दोनों वर्ष भर चलेंगी। दोनों क्या चलेंगी? वर्ष भर। तो इसका मतलब टकराएंगी भी क्या? वर्ष भर। तो चक्रवात भी क्या बनेगा? वर्ष भर। क्या ये महाद्वीप अकेले पे चलेंगी या महासागर अकेले पे चलेंगी? ये तो पूरी पृथ्वी पे चलेंगी। तो फिर महाद्वीप हो चाहे महासागर, दोनों पे बनेंगे। महाद्वीप व महासागर दोनों पर यदि ये पवन चलेंगी तो चक्रवात भी क्या बनेगा? दोनों पे ही बनेगा। बताओ आप, इसमें क्या सोचने की बात है? कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। हाँ, तो हम लिखेंगे शीतोष्ण चक्रवात महाद्वीप व महासागर, महाद्वीप व महासागर दोनों पर बनते हैं, दोनों पर बनते हैं तथा वर्ष भर बनते हैं, तथा वर्ष भर बनते हैं मतलब पूरी साल बनते हैं। क्यों? तो आप इधर अब समझेंगे इसको। क्योंकि ये चक्रवात पछुआ एवं ध्रुवीय पवनों के टकराने से बनते हैं। ध्रुवीय पवनों के टकराने से बनते हैं। इसलिए
इसलिए ये टकराने से बनते हैं और ये दोनों स्थायी पवन हैं और ये दोनों स्थायी पवन हैं। अतः ये वर्ष भर चलेंगी तथा वर्ष भर वातागर बनेगा तथा वर्ष भर ही शीतोष्ण चक्रवात बनेंगे। शीतोष्ण चक्रवात बनेंगे। बताओ इसमें कोई समस्या, कोई बात, ये कोई सोचने वाली बात रही क्या? बताओ। अब एक कई बार एक बात है, परंतु क्या होता है सर? परंतु शीतकाल में ये ज्यादा प्रभावी होते हैं, ज्यादा प्रभावी होते हैं। तो कल से मैं लगातार एक बात बता रहा हूं, जब ठंडे वाली वायुराशि ज्यादा आक्रामक होगी तो इस वातागर को ऐसे धकेल देगी पीछे, तो ये 60 से धकेल के इसको 30 डिग्री तक ले आएगी और ये भूमध्य सागर तक आ जाएंगे। तब अपने पश्चिमी विक्षोभ भी आता है और जब ग्रीष्म ऋतु होगी तो ये इसको इधर धकेलेगी और जितना ज्यादा धकेलेगी ये वातागर की ढाल कम हो जाएगी और हवा धीरे धीरे ऊपर उठेगी, धीरे धीरे ऊपर उठेगी, तो चक्रवात ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। कॉमनली बात है तो। हाँ जी, 4 नंबर गति, सीधा अलग अलग ही लिख देता हूं। ग्रीष्म काल में बताओ, अब ग्रीष्म काल में ज्यादा होगी शीतकाल में? शीतकाल में पवन की गति की बात कर रहा हूं। चक्रवात तो जो चलेगा वो वहां चलने वाली पवन की गति पे निर्भर करेगा। ग्रीष्म काल में इसकी गति होती है 32 किलोमीटर प्रति घंटा और शीतकाल में होती है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि शीतकाल में गति तेज होती है। सर क्यों? बेटा यही बात मैं आपको पिछले 2 दिन से और अभी भी लगातार समझा रहा हूं। शीतकाल का मतलब ध्रुवीय पवन ज्यादा आक्रामक होगी और ध्रुवीय पवन आक्रामक होगी तो इसको नीचे से वातागर को ऐसे खड़ा कर देगी। वातागर खड़ा हो जाएगा तो गर्म पवन सीधी ऊपर उठेगी तो निम्न वायुदाब ज्यादा होगा। पवन जो है चक्रवात में वो तेज चलेंगे और ये ग्रीष्म ऋतु में ये ढाल कम होगा तो पवन धीरे धीरे ऊपर उठेंगे तो फिर चक्रवात में पवन धीरे चलेंगे। ये वाली बात है। हाँ, अगली बात बताओ, आकार की क्या स्थिति है? इनका आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इनका आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी कि बहुत आकार में बहुत बड़े होते हैं। आदर्श आकार बता दो चलो इसका। आदर्श आकार 1040 वर्ग किलोमीटर से 1920 वर्ग किलोमीटर। कभी कभी तो ये चक्रवात 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में एक बन जाते हैं। कभी कभी 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में, 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में एक शीतोष्ण चक्रवात बनता है। शीतोष्ण चक्रवात बनता है तो आप सोचिए 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में एक चक्रवात बनता है तो कितना आकार बड़ा हो जाएगा। और आकार बड़ा होगा, सारी पवन परिधि से केंद्र की ओर आएंगी तो आप सोचिए 1,00,000 किलोमीटर तक चल के फिर आएंगी तो धीरे 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 आएंगी केंद्र में, धीरे धीरे ऊपर उठेंगी
तो इतनी कम बारिश होती है, बहुत छोटी छोटी बूंदों के रूप में। जैसे ये आपके यहाँ रह रहे हो और इस चक्रवात का आगे वाला भाग आ गया, अब पीछे वाला 1 लाख वर्ग किलोमीटर का तो 1 महीने में आएगा। तो कई कई बार महीनों तक ये चक्रवात बारिश करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शीतोष्ण चक्रवात दीर्घकालिक फुहारी वर्षा करता है, और वो भी गरज और चमक रहित, दोनों बातों के बिना। आप बताइए, इतनी बात समझ में आ गई तो? आकार, ये वाली बात पूरे साल वाली, महाद्वीप महासागर वाली समझ में आनी चाहिए थी, ये तो समझने की बात है। गति वाली भी समझ में आ गई, ये तो रटनी है भी। ओके, अब आप अगली बात पे चलेंगे और आप बताओगे छठी नंबर बात, इनका आकार बड़ा तथा पवनों की गति धीमी होती है, अतः पवन धीरे धीरे ऊपर उठती हैं, जो गरज व चमक रहित दीर्घकालिक फुहारी वर्षा करती है। भाई कोई भी पवन वर्षा करेगी, वो तो निर्भर ही एक बात पे होता है कि वो कितनी तेजी से ऊपर उठ रही है। जब आवाज धीरे धीरे ऊपर उठेगी तो धीरे धीरे ही बारिश करेगी, और बड़ा चक्रवात है तो वो किसी भी क्षेत्र को पार करने में समय तो लगाई गई, तो दीर्घकालिक बारिश तो होगी। ओके, अगली बात पे चलें। अच्छा, दीर्घकालिक वर्षा करेगी तो अतः ये चक्रवात विनाशकारी नहीं होते, हैं। ये चक्रवात जो होते हैं विनाशकारी नहीं होते। तो विनाश किस बात का करेंगे? हवा धीरे धीरे चल रही है, बारिश धीरे धीरे हो रही है। अच्छा जी, अब ये चलेंगे कैसे? जहां ये चक्रवात बनते हैं 35 से 65 के बीच दोनों तरफ, वहां पवन कौन सी चलती है? बताओ कौन सी चलती है? वहां चलती है पछुआ, ये चलती है। इधर कौन सी चलती है? ये वाली। इसका नाम क्या होता है? पछुआ। अरे शीतोष्ण कटिबंध में कौन सी पवन चलती है? पछुआ। चक्रवात बम्बूला खुद नहीं चलता। बम्बूला जैसे आपने देखा होगा, आपके खेत में, आपके खेत की तरफ आ रहा है, फिर वापिस चला जाता है, फिर इधर चला जाता है। बम्बूला खुद नहीं चलता, वहां चलने वाली हवा उसको जिधर लेके जाएगी उधर ही चला जाएगा। तो यहां पवन कौन सी चल रही है? पछुआ। तो ये चक्रवात भी कैसे चलेगा? पश्चिम से पूर्व। यहां जो चक्रवात बनेगा वो ऐसे चलेगा, इधर चलेगा। यहां जो चक्रवात बनेगा वो इधर जाएगा। ओके, तो ये चक्रवात पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम से पूर्व चलते हैं। पश्चिम से पूर्व चलते हैं, अतः क्या करते हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी भागों मुख्यतः 40 से 60 के बीच, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्ष भर वर्षा करते हैं। ठीक है जी।
अब कहां करते हैं ये? तो जैसे मान लो यहां एक महाद्वीप है पश्चिमी यूरोप, ये सेम वही 4 क्षेत्र जहां पछुआ पवनों ने वर्षा की थी 40 से 60 के बीच। पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी कनाडा, दक्षिणी पश्चिमी चिली और न्यूजीलैंड, बस वो के वो 4 क्षेत्र हैं, सोचने की जरूरत ही नहीं। नहीं समझ में आया तो आप बताओ। पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी कनाडा, दक्षिणी पश्चिमी चिली और न्यूजीलैंड, ये आपके 4 क्षेत्र हैं जहां ये चक्रवात वर्षा करते हैं। अच्छा, आकार कैसा होता है इसका? पहले हमने जो पढ़ा वो उष्ण चक्रवात शीतोष्ण नहीं लगाया था, तो तीनों प्रकार का हो सकता है, गोलाकार, अंडाकार और वी आकार जैसा, तीनों बनते हैं शीतोष्ण चक्रवात में। ओके, एक आपको याद रखनी है, शीतोष्ण चक्रवात में आंख नहीं होती है। आंख नहीं होती है तो सर उष्ण चक्रवात में होती है। यह बात आपको उष्ण चक्रवात पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगी आंख क्या होती है। चक्रवात के बीच में वो भाग जिसके चारों ओर पवन चक्कर लगाती, जो बीच का भाग रह गया उसको कहते हैं चक्रवात की आंख। तो शीतोष्ण चक्रवात में आंख नहीं होती, उष्ण चक्रवात में होती है। शीतोष्ण चक्रवात में आंख नहीं होती है, उष्ण चक्रवात में होती है। 10 नंबर पॉइंट पे आ गए हम, और 10 नंबर पॉइंट है जीवन अवधि। जीवन अवधि याद रखना, उष्ण चक्रवात की जीवन अवधि 15 से 20 मिनट से लेके 1-2 दिन तक होती है, लेकिन इसकी कितनी होती है? सप्ताह से महीने तक। ये सारी बात आपको धीरे धीरे आगे क्लियर होती चलेंगी कि कैसे क्या हो रहा है। ओके, हाँ, अगली बात, शीतोष्ण चक्रवात के अलग अलग भाग में तापमान व वर्षा में भिन्नता होती है। इसमें एक जगह ऐसा तापमान होगा, कम होगा तापमान, एक जगह ज्यादा होगा, एक जगह उष्ण वर्तांश होगा, एक जगह शीतोष्ण वर्तांश होगा, में भिन्नता होती है। ये सब बातें आप दिमाग में सेट करते चले, फिर इनको क्लियर करेंगे कि ये सब ऐसा होता क्यों है। और कोई विशेषता तो बची नहीं, तो 12 नंबर क्यों लिखे, फिर मिटा देते हैं। अच्छा, अब एक काम की बात, शीतोष्ण चक्रवात आने पर मौसम कैसा होगा। जब शीतोष्ण चक्रवात आ जाएगा तब मौसम कैसा होगा, फिर मैं बताऊंगा शीतोष्ण चक्रवात आने से पहले कैसा होगा। दोनों बातों पे हम चर्चा करेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई या दोबारा रिपीट करूं, बताओ। बताओ भी। शीतोष्ण चक्रवात आने पर मौसमी दशाएं, शीतोष्ण चक्रवात आ जाए उसके बाद मौसम कैसा होगा आने के बाद। किसी क्षेत्र में अचानक तापमान में वृद्धि होना, अचानक तापमान में वृद्धि होना हमारे भारत में केवल
शीत ऋतु में आता है ये, तो हमारे शीत ऋतु में जैसे शीतोष्ण चक्रवात आएगा तो अचानक तापमान बढ़ेगा। किसी क्षेत्र में अचानक तापमान में वृद्धि होना शीतोष्ण चक्रवात के आने की सूचना है, आने की सूचना है। एक बात याद रखें कि सर तापमान क्यों बढ़ेगा? बेटा, जो आपकी पवन होंगी उसमें ठंडी हवा गर्म वाली को दिखाती है, तो पहली बार जो उष्ण शीतोष्ण चक्रवात होता है उसका जो पूर्व की तरफ वाला जो भाग होता है, ये चक्रवात पश्चिम से पूर्व चलेगा, तो पूर्व की तरफ जो भाग होता है वो उष्ण वर्तांश होता है। अभी 1 मिनट में आपको चित्र बनाऊंगा तब और समझ में आएगा। कोई भी शीतोष्ण चक्रवात होता है उसके पूर्वी भाग में उष्ण वातागर होता है, तो किसी भी स्थान पे सबसे पहले क्या पहुंचेगा? उष्ण वातागर। इसलिए कोई भी स्थान होगा वहां जैसे शीतोष्ण चक्रवात पहुंचेगा सबसे पहले वहां का तापमान बढ़ जाएगा। थोड़ा सा जोर आएगा, थोड़ा अच्छे लेवल पे हम चक्रवात को पढ़ेंगे तो जोर आएगा। तथा सर्वप्रथम उष्ण वातागर का भाग पहुंचेगा। सर्वप्रथम उष्ण वातागर का भाग पहुंचेगा और कौन से बादल बनेंगे? स्त्री बादल बनते, स्त्री बादल बनते। कल याद होगा उष्ण वातागर में कौन से बादल बन रहे थे? स्त्री बादल बनेंगे। ठीक है, अगली बात, कुछ समय बाद तापमान में वृद्धि होने लगेगी तथा वर्षा रुक जाएगी। इसका मतलब आपके गांव को, आपके क्षेत्र को उष्ण वातागर ने पार कर दिया और उष्ण वर्तांश आ गया। अच्छा, तीसरे नंबर पे एक बार ये लिख देता हूं, आप बातों को सुने, फिर चित्र बनाऊंगा, फिर कंपेयर करूंगा आपके साथ। हाँ, पुणे तापमान में गिरावट आएगी। पुणे तापमान में गिरावट आएगी जो शीत वातागर के पहुंचने का संकेत है। मतलब अब की बार क्या पहुंच गया? शीत वातागर पहुंच गया। बादलों की घमस बढ़ने लगेगी। मतलब बादल धीरे धीरे गहरे होते जाएंगे। घमस का मतलब होता है पास। कपासी बादल बनेंगे और वर्षा होगी। कपासी बादल बनेंगे तथा वर्षा होगी। कपासी बादल बनेंगे और फिर बारिश हो जाएगी। अच्छा, अब क्या होगा? अब अगला भाग आ जाएगा। शीत वातागर के बाद शीत वर्तांश आएगा। कुछ समय बाद शीत वर्तांश, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसकी समस्या है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार देखना पड़ेगा। कुछ समय बाद शीत वर्तांश पहुंचता है
वर्षा रुक जाती है, वर्षा रुक जाती है तथा मौसम साफ हो जाता है, तथा मौसम साफ हो जाता है। ये वाली बात होती है भाई, मौसम साफ हो जाता है, वर्षा बंद मौसम साफ। ये आपके पूरा चक्रवात, आपका गांव यहां था, सबसे पहले उष्ण वातागर आया, फिर उष्ण वर्तांश आया, फिर शीत वातागर आया, फिर शीत वर्तांश आया और चक्रवात आपके ऊपर से निकल गया। मैंने आपकी पूरी डिटेल से बातें बता दी। अब आपको एक चित्र बना के समझाता हूं कि उष्ण वातागर की संरचना क्या होती है। फिर ये चारों बात आपको 1, 2, 3 और 4 चारों बात फिर से दिखाऊंगा पीछे कर करके कि बताओ अब बात समझ में आई या नहीं आई। हम बना लेते हैं शीतोष्ण चक्रवात की संरचना। शीतोष्ण चक्रवात की संरचना बनता कैसे है शीतोष्ण चक्रवात? चलो, ये मान लो 1000 मिलीबार वायुदाब है, ये 1005 मिलीबार है, ये 1010 मिलीबार है, ये 1015 मिलीबार वायुदाब है। कोई भी ये वाला भाग क्या होगा? पूर्व और ये पश्चिम। दिशा की बात करें तो ये ऐसे होगा, और ये चक्रवात चलता कैसे? पश्चिम से पूर्व। यही बात होगी ना, यही बात होगी। अब आपको पता होना चाहिए इधर आपके जो बनेगा वो बनेगा उष्ण वातागर। ये निशान किसका होता है? उष्ण वातागर का। ये आपका बनेगा उष्ण वातागर, ठीक है भाई। और ये आपका क्या बन गया? शीत वातागर। ये आपका शीत वातागर। ये क्या है? उष्ण वातागर। ये क्या होता है? शीत वातागर। सर ये यहां क्यों बना? तो ये अभी शीतोष्ण चक्रवात के निर्माण की अवस्थाएं पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद, तो वहां समझ में आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आराम से थोड़ा सा सुने। उष्ण वर्तांश, इस वाले भाग का नाम होता है उष्ण वर्तांश, और इस पूरे भाग का नाम होता है शीत वर्तांश। एक बार तो यूजीसी नेट के पेपर में सवाल पूछा गया है कि शीतोष्ण चक्रवात का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? शीत वर्तांश। अब जिसका नहीं देखा हुआ वो क्या बताएगा? नीरू मीना कह रही है सर ज्योग्राफी पहली बार पढ़ रही हूं, यूट्यूब पर आपका वीडियो देख के कोर्स खरीदा, बहुत अच्छा समझ आता है। भाई मुझे तो देखो क्या पता आप किसके कितना समझ आता है, वो तो आप लोगों पे ही निर्भर होता है। भाई मैं देखो, मैं तो इतनी बता सकता हूँ, मैं मेरी तरफ से 100% एफर्ट लगाता हूँ। ऑनलाइन में जब आप मतलब कमेंट करके कोई क्वेश्चन पूछोगे और पूछोगे तो और बातें बताऊंगा। मेरे इतना भी आलस से नहीं है कि एक बार पढ़ा दिया तो दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, नहीं नहीं नहीं, दोबारा भी पढ़ाएंगे जब तक एग्जाम होगा, लगातार लगे रहेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, मैं ये जरूर चाह रहा था कि बहुत सारे बच्चे लाइव आने लग जाते तो और चीज़ें भी शुरू कर देते। एक दिन लाइव सेशन रखेंगे आपसे कोई बातचीत करने का। थैंक्स भाई नीरू, आप समझे। कोई समस्या आए किसी भी प्रकार की तो आप संपर्क करें हमारे से, कमेंट के द्वारा, कॉल सेंटर के द्वारा, कैसे भी जो भी समस्या रहेगी आपकी समस्या का समाधान करेंगे, ये कन्फर्म बात है। अब देखो, कोई भी चक्रवात होता है, ये क्या भाग होता है? ये होता है उत्तरी पूर्वी भाग।
ये इस चक्रवात का उत्तरी पूर्वी भाग है। ये कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी भाग। और ये कौन सा भाग होगा? दक्षिणी पूर्वी भाग। दक्षिणी पूर्वी भाग। और ये दक्षिणी पश्चिमी भाग। अब आपको मैंने जो बातें पिछली में बताई थी वो बताओ क्या थी। मैंने आपको कहा किसी भी क्षेत्र में पहली बार तो ये तो ऐसे ही तो चलेगा। अरे ये चक्रवात तो ऐसे चलेगा पछुआ पवनों के प्रभाव में। पछुआ पवन इस चक्रवात को पश्चिम से पूर्व आगे बढ़ाएंगी। तो यदि मान लो आपका गांव ये है, ये रहा, आप यहां हो, ये आपका गांव है, तो सबसे पहले आपके गांव पे आएगा उष्ण वातागर। तापमान बढ़ेगा, ये वाला भाग आएगा, फिर उष्ण वातागर आएगा। एक बार तापमान वृद्धि होती है, फिर पुनः तापमान में वृद्धि होती है। यह आएगा, तब आएगा नहीं आएगा ना, पुनः तापमान में वृद्धि होगी, फिर तापमान में गिरावट होगी, फिर आपका शीत वातागर आ गया, फिर आपका शीत वर्तांश आ गया। आपको बार बार मैंने कल एक बात बताई है, उष्ण वातागर में वातागर का ढाल मंद होता है, इसलिए धीरे धीरे वर्षा होती है, और शीत वातागर में तेज बारिश होती है। तो ये बात बताइए, बताओ कहां दिक्कत है। अच्छा, अब इनकी एक एक की बात और बता देता हूं, किस भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, नंबर संरचना में हम ये कह देंगे यही संरचना ही चल रही है। इसके बाद इधर आ गया नंबर एक। नंबर एक भाग कौन सा है? उष्ण वातागर प्रदेश है कि नहीं, ये बताओ। उष्ण वातागर प्रदेश, पहले वाला भाग आपका उष्ण वातागर प्रदेश। ठीक है, चक्रवात के इस भाग में तापमान अधिक होता है, अधिक होता है, होना ही है भी तापमान तो अधिक। एक बात, वर्षा कैसी होगी बताओ उष्ण वातागर में? वर्षा धीरे धीरे लंबे समय तक होती है। कल और परसों मैंने यही बात बार बार बताई, वर्षा धीरे धीरे लंबे समय तक होती है। उसके बाद वायु कैसे आएगी? वायु की दिशा पूर्व से दक्षिण पूर्व होगी। हां, इसके अंदर जो हवा आएगी वो देखो ऐसे आएगी, ऐसे। तो पहले तो पूर्व होगी, फिर दक्षिण पूर्व हो जाएगी, नीचे से आनी शुरू हो जाएगी। वायु की दिशा पूर्व से दक्षिण पूर्व होती है। ठीक है जी। दूसरा भाग कौन सा है आपका? बताओ कौन सा है? उष्ण वर्तांश। उष्ण वर्तांश यह एक संक्रमण प्रदेश है। यह एक संक्रमण प्रदेश है। संक्रमण का मतलब समझते हो ना? न तो तापमान ज्यादा न कम, मतलब इधर ठंडा और इधर गर्म बीच में है, तो फिर संक्रमण ही होगा। और इसमें वर्षा क्या रहेगी? वर्षा रुक जाती है। अरे तो वर्षा तो रुकेगी, यहां कोई पवन ऊपर थोड़ी उठ रही है, नहीं उठ रही, तो वर्षा रुक जाती है। हवा की दिशा क्या होगी? पवन की दिशा दक्षिण हो जाती है। थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लेना, क्योंकि यहां रहता है तो आपको समझ में आ जाता है इधर, और बाकी आगे अगले पेज पे जाने के बाद समझ में नहीं आएगा। फिर देखो शीत वातागर प्रदेश। शीत वातागर प्रदेश
शीत वातागर प्रदेश में पहला काम, तापमान बताओ कितना होगा, तो तापमान कम, तापमान कम, ठीक बात है। दूसरी बात, बारिश कैसी होगी, वर्षा, गरज व चमक के साथ मूसलाधार वर्षा। ये शीत वातागर जो होता है उसकी ढाल खड़ी होती है, इसलिए मूसलाधार वर्षा होती है। और पवन किधर से आएगी, पवन किधर से आएगी बताओ भाई, ऐसे आएगी तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम से आएगी, तो पवन दक्षिण पश्चिम से आती है, पवन दक्षिण पश्चिम से आती है। 4 नंबर पॉइंट। 4 नंबर आपका आ गया शीत वर्तांश प्रदेश, शीत वर्तांश प्रदेश, शीत वर्तांश प्रदेश। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, यह शीतोष्ण चक्रवात का सबसे बड़ा भाग होता है, बिल्कुल होता है। इसको मिटा देते हैं, कोई ज्यादा जरूरत है नहीं इसकी। हाँ, इसको सबसे बड़ा भाग होता है। एक तो मैंने ये बात बार बार बताई थी कि सबसे बड़ा भाग होता है ये, ठीक है जी। दूसरी बात, आसमान क्या हो जाएगा, मेघ रहित, मेघ रहित, वर्षा बंद, वर्षा बंद हो जाएगी। और क्या होगा, तापमान व वायुदाब सामान्य, सामान्य हो जाते हैं, तापमान व वायुदाब सामान्य हो जाते हैं। ये आपकी चक्रवात की बात थी जो कंप्लीट हो गई। यहां तक की बात आपके सामने क्लियर है, बताओ अब। हाँ जी, बातें समझ में आ गई तो अगले पेज पे चलूं। ओके, अब हम चलेंगे शीतोष्ण चक्रवात आने की पूर्व सूचना, कि चक्रवात आने से पहले क्या होगा। शीतोष्ण चक्रवात आने की पूर्व सूचना, चक्रवात आने से पहले कैसे पता चलेगा कि शीतोष्ण चक्रवात आने वाला है। नंबर 1, बैरोमीटर में निरंतर पारा गिरता जाता है, गिरता जाता है। बेटा क्यों गिरता जाता है, जो जो आपकी ओर उष्ण वातागर बढ़ेगा, हवा ऊपर उठेगी, हवा ऊपर उठने वाला भाग आपकी ओर बढ़ेगा, तो वायुदाब क्या होगा, कम। एक बात, एक इसमें क्या होता है, जैसे बहुत दूर से देखो आप, मतलब ऐसे ये वातागर है और ये हवा, गर्म हवा ऊपर उठ के ऐसे जा रही है, तो आप सोचिए आपको हजारों किलोमीटर दूर हो, तो सबसे पहले आपके पास बहुत ऊंचे बादल आएंगे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे बादल आएंगे। लगातार आपके पास बादल नीचे आते जाएंगे और उससे क्या होगा, एक सेकंड,
हाँ, अब सबसे ऊंचे वाला बादल आएगा, वो आपके चांद सूरज के पास हो जाएगा, तो उससे सूरज और चांद के चारों ओर आपको प्रभामंडल दिखेंगे। फिर नीचे वाले बादल, फिर नीचे वाले बादल, फिर नीचे वाले बादल, ऐसे आपके पास जो जो चक्रवात आपकी तरफ बढ़ता जाएगा बादल नीचे होते जाएंगे, बादल नीचे होते जाएंगे। ये नियम होता है इसमें। तो सबसे पहले वाले बादल सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बना देते हैं। ये एक खास बात होती है। क्या? सूर्य व चंद्रमा के चारों ओर और प्रभामंडल बन जाते हैं, प्रभामंडल बन जाते हैं, ज्योतिर्मंडल बन जाते हैं। एक ही वर्ड होता है, प्रभामंडल या ज्योतिर्मंडल बन जाते हैं। ओके, एक आपने खूब गांव में सुना होगा, बूढ़े जो हमारे दादा या दादी जो होते हैं वो कई बार बताते हैं, कई बार के आज सर्दियों में कहते हैं कि आज रात को रिजाई जो थी वो ओढ़ी नहीं गई, इसका मतलब बारिश आएगी। तो वो ज्योग्राफी के जानकार होते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से बताते हैं। ये बात सही है, क्योंकि जब शीत ऋतु में शीतोष्ण चक्रवात आएगा, सबसे पहले आपके पास कौन सा भाग आएगा? उष्ण वातागर। और उष्ण वातागर में तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। तो तापमान बढ़ गया। सर क्यों बढ़ा? एक वजह और भी, ये जो लगातार आपके पास बादल आ रहे थे, बादल जो होता है वो पार्थिव विकिरणों को वापिस बाहर नहीं जाने देता, और बादल पार्थिव विकिरणों को बाहर नहीं जाने देता, इसका मतलब तापमान बढ़ेगा। दोनों बातें, एक तरफ तो आपके गर्म हवा वाला भाग बढ़ रहा है और एक तरफ बादल बन गए, दोनों चीजें हो गई। हाँ, शीतकालीन रातों का तापमान बढ़ने लगता है, शीतकालीन रातों का तापमान बढ़ने लगता है, सर्दियों में रात का तापमान बढ़ने लग जाता है। हाँ, अभी जो मैं बात आ रहा था बादलों वाली, वो भी लिख देता हूं। चक्रवात आने से पूर्व, चक्रवात आने से पूर्व आकाश में सफेद बादलों की टुकड़ियां या टुकड़ी, मतलब छोटे छोटे ऐसे भाग, टुकड़ियां दिखाई देती हैं। मतलब छोटे छोटे बादलों के भाग आ जाते हैं, ग्रुप आ जाते हैं। एक और बात आपको पता होना चाहिए, हवा चलना बंद कर देती है। यदि गांव तो है तो पेड़ का पत्ता हिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि गांव में तो हवा का पता ही हमें किससे चलता है, पेड़ हिल रहा है इससे, पेड़ होते हैं। और शहर में पेड़ नहीं होते, तो वहां नाली बदबू मारना शुरू कर देती है। जब हवा चलती है तो बदबू हवा के साथ चली जाती है, और जब हवा ऊपर उठना शुरू कर देती है तो बदबू वहीं रह जाती है। और शहरों में सिर्फ नालियां बदबू मारती हैं, अतः नालियां बदबू करना शुरू कर देती हैं। ये आपकी कुछ बातें हैं। देखो, एक तो बात यह है कि हम इस क्लास को यहां पे रोक दें, आज के लिए इतना हो जाए बहुत है। क्योंकि जैसे कुछ बातें हम इसकी कल कर लें, एक तो तरीका ये है, और एक तरीका ये कि फिर इसको पूरा करेंगे तो फिर लंबा जाएगा। तो आज के लिए मुझे लगता है यहीं पे इस क्लास को विराम दे देते, क्योंकि एक तो मुश्किल है बातें, और फिर एक दिन में पढ़ा देंगे, एक क्लास में तो बच्चा पढ़ता नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल।